दोस्तों, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हर्सेट का एपिसोड नंबर 9। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमसी वहीं पे बैठा रहता है और वो कहता है, अरे यार वो 1 घंटे से लड़ ही रहे हैं, मुझे ही उसे पीटना चाहिए था। हम देखते हैं जे बकबन और शॉन बेकली दोनों एमसी के पीछे लड़ ही रहे होते हैं। दोनों लड़ते लड़ते बहुत थक गए रहते हैं। फिर शॉन बेकली हाँफते हुए कहता है, मैंने इसे हरा दिया। उसके बाद जोंगू कहता है, बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे हेल्प को मैं हमेशा याद करूंगा। फिर एमसी कहता है, चलो ये खत्म हुआ। उसके बाद जोंगी सोचता है, मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसने बस 2 ही दिन के अंदर सालों से चला रहा प्रॉब्लम को इतनी इजीली सॉल्व कर दिया। इसने बहुत आसानी से कल्पिट को आइडेंटिफाई कर लिया। इसे देखने से ऐसा फील होता है एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि इसके अंदर कोई एक्सपर्ट छुपा हो। फिर जोंगी एमसी को कहता है, यंग डिसाइपल, जे भगवान ने मेरे फादर को टारगेट क्यों किया? आपके पास कोई आइडिया है इसके बारे में? एमसी कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जोंगी कहता है, आप इसे ढूंढ पाए क्योंकि आपको आइडिया होगा इसने फादर पे किस रीजन से अटैक किया होगा। फिर एमसी कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑफिसर लोग का काम है इसके इंटेंशन को सॉल्व करना। उसके बाद एमसी हंसते हुए कहता है, मैं तो बस प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ और रिवॉर्ड लेने। और रिवॉर्ड की बात हो ही रही है तो क्या आपने रिवॉर्ड रेडी रखा है या नहीं? फिर जोंगी कहता है, हाँ, मैंने रेडी रखा है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल रहे हो, प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा था कि कल्प्रिट को कैप्चर करने के लिए, मैंने कहा था मेरे फादर के इलनेस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। फिर वो एमसी से पूछता है, तुम ऐसा कर पाओगे कि नहीं? तब एमसी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं। फिर जोंगी कहता है, तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, माउंट हर्सेट के किसी भी सिचुएशन में हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और जोंगी का हाथ पकड़ता है। फिर जोंगी कहता है, तुम इतना खुश मत हो, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो एमसी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सुनकर जोंगी चौंक जाता है। फिर एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें सिर्फ मुझे रिवॉर्ड देना है, ना कि पूरे माउंट हर्सेट को। ये कैसी बात हुई? मैंने पूरा काम किया है और रिवॉर्ड माउंट हर्सेट को मिलेगा। ये सब सुनकर जोंगी हैरान हो जाता है और सोचता है, मैंने इसे जितना सोचा था उससे भी बड़ा पागल है ये। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी एल्डर हॉन्ग के सामने बैठकर सोच रहा होता है, अब बस एक ही काम बचा है, जो है एल्डर हॉन्ग को ठीक करना। मैं सच कहूँ कि मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इन्हें ठीक कर पाऊंगा भी या नहीं। वैसे भी मैं अभी प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंड नहीं हूँ, अगर मैंने थोड़ी भी गलती की तो इनके अंदर का डेमोनिक क्यूआई एक्टिव हो जाएगा और एल्डर हॉन्ग अभी बहुत वीक स्टेट में है, तो इसलिए वो तुरंत ही मर जाएंगे। फिर एमसी एल्डर हॉन्ग का हाथ पकड़ता है और सोचता है, वैसे भी बिना ट्राई किए हम कुछ कह नहीं सकते। फिर वो आंखें बंद करता है और एल्डर हॉन्ग के अंदर अपना क्यूआई इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और वो क्यूआई को इतनी अच्छे से फील करता है जैसे कि वो एल्डर हॉन्ग के बॉडी के अंदर जा रहा है। दोस्तों, एमसी यहाँ पे उसके बॉडी के अंदर नहीं गया है, बस वो सिर्फ ऐसा फील कर पा रहा है जैसे लगे कि उसके बॉडी के अंदर ही है। फिर एमसी डेमोनिक क्यूआई को देखता है जो कि बहुत सारे स्नेक के फॉर्म में है। फिर एमसी सोचता है, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डेमोनिक क्यूआई भरा हुआ है। चाहे ये लो लेवल का अटैक था, लेकिन डेमोनिक क्यूआई तो डेमोनिक क्यूआई होता है, इसीलिए मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा क्यूआई इसके अगेंस्ट काम करेगा या नहीं। फिर एमसी अपने क्यूआई को तलवार के फॉर्म में ले आता है और उन सारे स्नेक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जो कि डेमोनिक क्यूआई रहते हैं। दोस्तों, हमें तो पता ही है ये सब वो बस फील कर पा रहा है। हम बाहर से देखते हैं एल्डर हॉन्ग का हाथ ठीक हो रहा होता है। एमसी फिर से फील करना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं एमसी के सामने एक बहुत बड़ा ओपनिंग रहता है और उस ओपनिंग के चारों साइड बहुत सारा डेमोनिक क्यूआई भरा हुआ रहता है। एमसी आगे बढ़ते हुए सोचता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं? मैंने बस प्योर से प्योर क्यूआई को इनके अंदर इंजेक्ट किया है, इसकी वजह से मेरे और डेमोनिक क्यूआई का फाइट बहुत इजी हो गया है। लेकिन ये मेरे और डेमोनिक क्यूआई के फाइट पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एल्डर हॉन्ग और कितनी देर तक होल्ड कर पाएंगे। हम देखते हैं एमसी बहुत सारे डेमोनिक क्यूआई को खत्म कर रहा होता है। बाहर से एल्डर हॉन्ग भी ठीक हो रहे होते हैं, उनका बॉडी जो डार्क रेड हो चुका था वो भी ठीक हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं एमसी बहुत ही आसानी से बहुत सारे स्नेक को मारते जा रहा था। फिर वो हंसते हुए कहता है, अब मैं इसे बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो डेमोनिक क्यूआई जो कि स्नेक के फॉर्म में थे वो एमसी को अवॉइड करके उससे दूर जाने लगते हैं। ये देख के एमसी चौंक जाता है और सोचता है, ये मुझे अवॉइड करके कहाँ जा रहे हैं? फिर एमसी आँख खोलता है और एल्डर हॉन्ग को देख के चौंक जाता है क्योंकि सारे डेमोनिक क्यूआई एल्डर हॉन्ग के हेड की तरफ चले गए रहते हैं। एमसी घबरा कर सोचता है, मुझे इसे और भी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं उन पर अटैक कर रहा होता और उनके हेड में जाके फाइट कर रहा होता तो एल्डर हॉन्ग कब के मर गए होते, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ये डेमोनिक क्यूआई उनकी पूरी बॉडी में अनकंट्रोल होकर फैल जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने कुछ किया तो भी ये मर जाएंगे और कुछ ना किया तो भी ये मर जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। फिर एमसी अपना क्यूआई एल्डर हॉन्ग की बॉडी में फिर से इंजेक्ट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं वो क्यूआई एल्डर हॉन्ग के हेड तक जा रहा होता है
तो एमसी सोचता है ठीक है, अब इनके पास कहीं और भागने की जगह नहीं है। फिर वो अपना दूसरा हाथ एल्डर हॉन्ग के सर पे डालता है। फिर हम देखते हैं वो डेमोनिक क्यूआई एल्डर हॉन्ग की बॉडी से निकलकर एमसी की बॉडी में चला जाता है। एमसी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। पूरी बॉडी में पेन होने के कारण एमसी बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। फिर एमसी घुटनों पे आके सोचता है तुम्हारे ऐसे करने से क्या मैं बेहोश हो जाऊंगा? मैं प्लम ब्लॉसम सेंट ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन एमसी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है कि तभी एमसी अपने आप को होश में लाता है और सोचता है मुझे अपने कॉन्शियस को लूज नहीं करना। ये बॉडी बहुत यंग है, ये कभी भी अनकॉन्शियस हो सकती है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। हम देखते हैं एमसी का डेंटियन ग्लो कर रहा होता है। फिर एमसी अपने क्यूआई को फील कर रहा होता है। दोस्तों एमसी यहाँ अपने इनर क्यूआई के फॉर्म में है और स्नेक डेमोनिक क्यूआई के फॉर्म में है। ये सब बस एमसी फील कर रहा होता है। दोस्तों हम देखते हैं एमसी के सामने बहुत सारे स्नेक्स रहते हैं। फिर वो सारे स्नेक्स एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी वहाँ पे जंप करके उनकी बॉडी पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बाकी सारे स्नेक पे अटैक कर देता है। एमसी उनको मार ही रहा होता है कि तभी एक स्नेक उसको खा लेता है। तो एमसी उसके मुंह के अंदर से उसके मुंह को चीरते फाड़ते बाहर निकलता है और फिर वो बाकी सारे स्नेकों पे अटैक करने लगता है। अटैक करते करते सोचता है इनकी स्पीड अचानक से बढ़ गई है, अब मुझे इन्हें ट्रैक करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम देखते हैं एमसी पे चारों साइड से उन स्नेक्स ने अटैक कर दिया होता है। फिर एमसी बहुत बड़ा अटैक करके उन सबको काट कर खत्म कर देता है और सोचता है जब ये एल्डर हॉन्ग की बॉडी में थे उनके कंपेयर में अभी ये पूरा डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं। जैसा लग रहा है इन्हें पता चल गया है कि ये कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए ये पूरी तरह से मेरे क्यूआई को हराने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे पास इतना क्यूआई नहीं बचा है और ये थोड़ी देर और चला तो ये मेरी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। आगे हम देखते हैं एमसी और उन स्नेक्स में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाता है। एक स्नेक अपने एमसी को मुंह से दबोच लेता है। फिर सारे स्नेक एमसी पे अटैक करके उसे पकड़ लेते हैं। एमसी सोचता है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब नौबत आ गई है कि मुझे लगता है वो चीज़ करना ही पड़ेगा, वो चीज़ जो कि मैं बहुत देर से अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने थोड़ी भी गलती की तो मेरी बॉडी और मेरा कॉन्शियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा अपना क्यूआई रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। आगे वो सोचता है अब बस एक ही रास्ता है इन सारे डेमोनिक क्यूआई से छुटकारा पाने का। अब जितना भी क्यूआई मेरे डेंटियन में है उसे सारे बॉडी में फैलाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एमसी अपने पूरे बॉडी में इनर क्यूआई फैला रहा होता है और वो सोचता है मुझे इन्हें एक ही बार में ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा करने से एमसी के पूरी बॉडी में शॉक लगना स्टार्ट हो जाता है और एमसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं एमसी के बॉडी से धीरे धीरे डेमोनिक क्यूआई बाहर निकल जाता है। फिर एमसी नीचे गिरता है। उसके बाद हम देखते हैं एमसी उठकर बैठता है और बोलता है अभी तो लगभग मैं मर ही गया होता, अब मैं ये वापस नहीं करूँगा। मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ जो कि डेमोनिक क्यूआई को हैंडल कर पाऊँ। दोस्तों वो सारे फाइट जो कि एमसी और सांपों के बीच हो रहे थे वो सब एमसी का इमेजिनेशन था। वो बस डेमोनिक क्यूआई और एमसी के इनर क्यूआई के बीच का फाइट था। फिर हम देखते हैं एल्डर हॉन्ग ठीक हो गए रहते हैं और वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं और एमसी को देख के कहते हैं तुम कौन हो? फिर एमसी कहता है अच्छा तो आप जग गए, आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं एक इमॉर्टल हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है एल्डर हॉन्ग को ठीक होने के बाद यूना मर्चेंट गिल्ड का सिचुएशन पूरी तरह से सही हो गया है। अगर मैं नहीं होता तो जेबकमन का प्लान सक्सेस हो जाता और फिर हॉन्ग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाती। जेबकमन ने बताया कि वो एक मर्चेंट का बेटा है जो कि यूना मर्चेंट गिल्ड का दुश्मन है और उसके साथ उसने ऐसी कहानी बताई जिसने हमें उसके लिए बुरा भी फील हो। हाँ लेकिन मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। दुनिया में सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ करने का हक मिल जाए। मेरा अटेंशन तो बस एक जगह रुका है कि जेबकमन को डेमोनिक हैंड कैसे मिला। उसने बताया कि जब वो माउंटेन से ट्रैवल कर रहा था तब उसे वहाँ पे पड़े एक डेड बॉडी से टेक्निक मिला। फिर एमसी आगे सोचता है ये कितना बोरिंग है। मुझे लगा था इन सब के पीछे डेमोनिक सेट का हाथ है, अगर वो रहते तो उन्हें मारने में थोड़ा मजा भी आता। लेकिन चलो मैंने कल्पिट को कैप्चर कर लिया, एल्डर हॉन्ग के डिसीज को ठीक कर दिया और ये भी पता लगा लिया कि इनमें डेमोनिक सेट इन्वॉल्व नहीं है, तो अब मैं कह सकता हूँ सब कुछ सही तरीके से खत्म हो गया। आगे हम देखते हैं एमसी दारू पीकर सोच रहा होता है इन सारी चीज़ों की वजह से यूना मर्चेंट गिल्ड मुझे वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहा है। हम देखते हैं एमसी बहुत खा खाकर मोटा हो गया रहता है। जब वो खा रहा होता है तब एल्डर हॉन्ग और जोंगुई बात करते हुए उसी रूम में एंटर करते हैं। एल्डर हॉन्ग एमसी को कहते हैं अच्छा तुम ही हो चांगमांग? तो एमसी कहता है हाँ आप जब जगे तो मुझे आपने देखा ही होगा। फिर वो आगे हंसते हुए कहता है अच्छा तो हो सकता है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हो चुका हूँ। तो जोंगुई सोचता है ये तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि ये 2 दिन के अंदर 2 गुना मोटा हो गया है। फिर एमसी एल्डर हॉन्ग को कहता है क्या आपका कोई काम था मुझसे? तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं मेरा यहाँ आने का एक ही रीज़न है क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। फिर वो एमसी के सामने झुकते हुए कहते हैं पहले तो आप मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करें यंग डिसाइपल। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है
और मुझे पता नहीं कि मैं इस फेवर को रिपे कैसे करूं। फिर एमसी खाना मुंह में ठूसते हुए बोलता है, पहले तो आप खड़े हो जाइए। लेकिन एल्डर हॉन्ग अपना बोलना कंटिन्यू रखते हैं और वो बोलते हैं, मुझे जोंग्यू ने सारी बातें बता दी यहाँ पे क्या क्या हुआ था। अगर कोई तरीका है आपके फेवर को रिपे करने का तो प्लीज़ मुझे एक चांस दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कहें। तो एमसी कहता है, कोई मार्शल आर्टिस्ट किसी को हेल्प करने का रिवॉर्ड कैसे ले सकता है, और अगर मेरे सेट को पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा, और ऊपर से यहाँ मैं अपने सेट के बिना परमिशन से आया हूँ। तो एल्डर हॉन्ग चौंक के कहता है, बिना परमिशन के? फिर एमसी कहता है, हाँ, क्योंकि ये मैटर बहुत ही अर्जेंट था, इसलिए मैं यहाँ कोई परमिशन लिए बिना ही आ गया। ये सुनकर एल्डर हॉन्ग और भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुमने मेरे लिए ये सब किया, अब तो मुझे और भी कुछ करना होगा तुम्हारे फेवर को रिपे करने के लिए। तो एमसी कहता है, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ये सारी चीज़ें मेरे सेट को नहीं बताओगे। तो एल्डर हॉन्ग खड़े होते हुए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एमसी उन्हें एक बुक देने लगता है। फिर एल्डर हॉन्ग बुक को देखकर पूछते हैं, ये कैसी बुक है? तो एमसी कहता है, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक बुक है जिसमें मैं कुछ लिखता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे बुढ़ा होते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी याददाश्त धुंधली होती जा रही है। तो जोंग्वी और एल्डर हॉन्ग चौंक कर सोचते हैं, बुढ़ा और ये? फिर एल्डर हॉन्ग एमसी से पूछते हैं, तुमने इसमें क्या लिखा है? तो एमसी कहता है, आपने मुझे कहा था ना कि मुझे क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखा हुआ है। ये सुनकर एल्डर हॉन्ग चौंक जाते हैं। फिर एमसी हंसते हुए कहता है, तो चलो शुरू करें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जोंग्वी एल्डर हॉन्ग से पूछता है, फादर अब आप कैसा फील कर रहे हैं? तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं, मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी 10 साल और भी ज़्यादा जवान हो गया हूँ। तो जोंग्वी कहता है, ओह ऐसा क्या? फिर एल्डर हॉन्ग जोंग्वी को देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं, मैटर क्या है? तुम बस मेरे कंडीशन के बारे में पूछने के लिए यहाँ पे नहीं आए, तो बताओ तुम क्यों आए हो? तो जोंग्वी सीरियस होकर कहता है, गिल्ड लीडर, मैंने सुना है कि आपने ऑर्डर दिया है साउथर्न एसेट से हमारा डील कम कर दिया जाए और प्रॉमिस किया है कि माउंट वासेट को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। तो एल्डर हॉन्ग इस पर जवाब देते हैं, हाँ मैंने किया है। फिर जोंग्वी कहता है, आपको तो पता ही है साउथर्न एसेट सांजी प्रोविंस में टॉप 10 सेक्ट में आता है और उनसे डिस्टेंस बनाना और माउंट वासेट को सपोर्ट करना डेंजरस होगा। मैं जानता हूँ कि आप उस यंग डिसाइपल से बहुत ग्रेटफुल हो, लेकिन उसे रिवॉर्ड देना ही काफ़ी होगा। माउंट वासेट से ज़्यादा डीप रिलेशनशिप और साउथर्न एसेट को इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ साउथर्न एसेट से रिलेशनशिप हम मेंटेन रखें और उनसे हम डीलिंग कम ना करें। फिर एल्डर हॉन्ग थोड़ा सोचकर जोंग्वी को कहते हैं, यंग गिल्ड लीडर, एक मर्चेंट का क्या ड्यूटी होता है? फिर जोंग्वी थोड़ा सोचता है और कहता है, एक मर्चेंट का ये ड्यूटी होता है कि वो बिजनेस को इस तरह रन करे कि वो बहुत ग्रो करे और अच्छा खासा रिलेशनशिप बनाए, और जब वो ग्रो कर रहा हो तो इस कंट्री को और वर्ल्ड को अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करे। ये सुनकर एल्डर हॉन्ग जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं, यंग लीडर, तुम बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हें मेरे सामने इतनी फैंसी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता कि एक मर्चेंट की क्या ड्यूटी होती है। मर्चेंट की ड्यूटी है बस पैसे कमाना, उसे पैसे कमाने के लिए लॉ तोड़ना ही क्यों ना पड़े, फिर भी वो पैसे कमाएगा। अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम पैसे कमा के ग्रो करो, अगर तुम्हें किसी का हेल्प करना है तो तुमने जो पैसे कमाए हैं उसी से हेल्प करो। जब पैसे कमाने की बात आती है तो कोई चीज़ सही या गलत नहीं होती, अगर कुछ भी मैटर करता है तो वो सिर्फ एफिशिएंसी है। फिर जोंग्वी कहता है, आप कहना चाहते हो कि माउंट वासेट से बेनिफिट कर सकते हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो एल्डर हॉन्ग कहते हैं, क्या तुम भूल गए यूना मर्चेंट गिल्ड हमने कैसे बनाया है? फिर जोंग्वी सोचता है, फादर के दिमाग की वजह से उन्होंने उन चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है जिस पे किसी का भी अटेंशन नहीं था, चाहे वो सेक्ट हो या दूसरा कोई मर्चेंट गिल्ड हो। और इसी तरह से फादर ने यूना मर्चेंट गिल्ड को टॉप मर्चेंट गिल्ड बनाया है सांजी प्रोविंस में। फिर जोंग्वी कहता है, गिल्ड लीडर, मैं अभी भी समझ नहीं पाया कि क्या रीज़न है माउंट वासेट में इन्वेस्ट करने का, वहाँ पे कुछ भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर एल्डर हॉन्ग कहते हैं, क्या तुमने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा? तुम्हारा कंसर्न है कि हम माउंट वासेट को साउथर्न एसेट से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन माउंट वासेट ने मेरे एक्सपेक्टेशन पे ग्रो किया और हमने उनसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा, तब हम उनसे इतना बेनिफिट कमा सकते हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। फिर जोंग्वी सोचता है, यही है इनसाइट एक मर्चेंट का। आगे जोंग्वी कहता है, लेकिन अगर वो ग्रो नहीं कर पाया तो हम बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाएंगे, और ऊपर से कोई गारंटी भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए। फिर एल्डर हॉन्ग कहते हैं, तुम कितने बेवकूफ़ हो, कोई भी मर्चेंट वेट नहीं करता है किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए। हम माउंट वासेट के ग्रोथ के लिए वेट नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हें ग्रो करवाएंगे। मैं अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत सारे सक्सेसफुल मर्चेंट और मार्शल आर्टिस्ट से मिला हूँ, लेकिन उस बच्चे ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हम कैसे किसी ड्रैगन को पूरी दुनिया में खोजे जबकि वो हमारे सामने ही राइज करने के लिए रेडी हो रहा हो। वो लोग जो दुनिया पे रूल करने आए हैं
उन्हें नॉर्मल लोग कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए तुम इसे समझने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो, समय आने पे तुम भी इसे एक्सेप्ट कर लोगे। तो जोंग्यू कहता है, क्या ये बस छोटा सा प्राइज है? ये सुनकर एल्डर हॉन्ग गुस्सा होकर कहता है, सच तो यह है कि हमने उसे 5 गुना ज्यादा दे दिया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो क्लेवर बच्चा। फिर जोंग्यू हंसता है और कहता है, लगता है आप कोई भी डिसीजन चेंज नहीं करने वाले। अगर फादर यही चाहते हैं तो मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा और आपको फॉलो करूंगा, लेकिन मैं अभी भी डाउट में हूँ, इसलिए मैं अपनी कमियों पे काम करूंगा और माउंट वासेट को खुद से ग्रो करवाऊंगा। फिर एल्डर हॉन्ग कहते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमसी लेटा हुआ रहता है और वो सोचता है एल्डर हॉन्ग कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा। उसने मुझे सारा ट्रेजर दे दिया इसलिए नहीं कि वो मुझे रिपेयर करना चाहता है, बल्कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए हमसे, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं उसे कुछ देने का। फिर हम देखते हैं शॉन बेकली एमसी के पास आता है तो एमसी पूछता है, क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो शॉन बेकली कहता है, मैं यहाँ कोई बुरे इंटेंशन से नहीं आया हूँ। अगर तुम अलाउ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ एक बार और डुअल करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इस डुअल में सीरियस रहो। मुझे पता है कि तुमने मुझे ट्रिक किया है इस इंसिडेंट को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए, और साथ में सब चीज़ सही से एंड हुआ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हें ट्रिक किया? ट्रिक तो तुम मुझे करना चाहते थे, इसलिए तुम अभी तक शांत बैठे हो। फिर शॉन बेकली सोचता है, ये तो सच में होशियार बच्चा है। आगे एमसी कहता है, इन सब चीज़ों से डुएल का क्या लेना देना? तो शॉन बेकली कहता है, मैं इतना ह्यूमिलेटेड हुआ और इन सारे ह्यूमिलेशन की वजह से तुमने इस इंसिडेंट को रिजॉल्व किया। तुम पूरे समय अपने हाथों पे मुझे नचाते रहे, क्या ये सब मैटर नहीं करता? चलो ये सब हुआ क्योंकि मेरे अंदर ही बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो डुएल जो उस इंसिडेंट से पहले हुआ था, मैं उस डुएल से परेशान हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया था उस डुएल में, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो एमसी कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम मेरे साथ डुएल करना चाहते हो? तो शॉन बेकली कहता है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे समझ में आ चुका है कि तुम स्ट्रांग हो मुझसे मार्शल आर्ट में। मुझे बस ये जानना है कि मेरे साथ क्या हो गया था उस समय में। फिर एमसी उसकी तरफ देख के सोचता है, पूरे समय में ये मेरे हाथों पे नाच रहा था, फिर भी ये मुझसे डुएल करना चाहता है। मुझे लगता है ये मेरे हाथों मार खाना चाहता है। एमसी कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम अपने डिसीजन पे पक्का रिग्रेट करोगे। तो शॉन बेकली मुस्कुराता है और कहता है, कोई नहीं, मैं फिर भी ऐसा करना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एमसी और शॉन बेकली स्पारिंग स्टेज पे एक दूसरे के सामने होते हैं। शॉन बेकली एमसी को देख के सोचता है, ये बहुत छोटा है, ऊपर से ये 3rd क्लास डिसाइपल है, लेकिन फिर भी मुझे इससे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है? ऐसा जैसे कि किसी एल्डर से फाइट कर रहा हूँ। क्या कोई छोटा बच्चा इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है? मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एमसी शॉन बेकली को देख के चौंक जाता है और सोचता है, इसने अपने आप को ऐसे फोकस रखा है जैसे इसके सामने कोई टाइगर चला आया हो। ये बहुत शार्प है, जितना ज़्यादा किसी का भी सेंस स्ट्रॉन्गर रहेगा, वो इन सिचुएशन में बहुत चीज़ों को देख पाएगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर एमसी थोड़ा हंसकर कहता है, अच्छा तो तुम मून जैसे हो। और वो सोचता है, ये जितना ज़्यादा ट्रेन करेगा दूसरे के कंपेयर में, ये उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा। मुझे लगता है ये साउथर्न सेट का सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर भी बन सकता है। चलो इसे थोड़ा मजा सिखाए। फिर वो शॉन बेकली को इशारा देते हुए कहता है, चलो स्टार्ट करो। तो शॉन बेकली अपने तलवार को बहुत तेजी से स्विंग करता है, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सारी तलवार को स्विंग कर रहा है। ये देख के एमसी सोचता है, इल्यूजन स्वॉर्ड, कब से साउथर्न सेट ने इल्यूजन स्वॉर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया? तो शॉन बेकली आगे कहता है, मुझे पता है मेरी कमियां, इसलिए मैं शुरू से ही फुल पावर से स्टार्ट करता हूँ। और वो कहता है, साउथर्न सेट का न्यू मार्शल आर्ट 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड मैं तुम्हारे खिलाफ यूज करने जा रहा हूँ। फिर वो बहुत तेजी से तलवार स्विंग करता है, जिससे बहुत सारे वेव क्रिएट होने लगते हैं। पहले तो एमसी ये सब देख के चौंक जाता है, फिर वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद शॉन बेकली एमसी पे उसी टेक्निक से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी बहुत गुस्से में रहता है, इसलिए एमसी उसके अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक करके उसे डिफीट कर देता है। हम देखते हैं शॉन बेकली ऊपर से गिर रहा होता है कि तभी एमसी उसके कपड़े को पकड़कर उसे लटका देता है और गुस्से में कहता है, तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखा? तो शॉन बेकली कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने ये कहाँ से सीखा? फिर एमसी सोचता है, 12 मोमेंट स्नो फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक तुम दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है इस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में। ये माउंट वासेट का बहुत इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड आर्ट है। ये 24 मोमेंट प्लम ब्लॉसम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका नाम है इनफाइनाइट प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड टेक्निक। माउंट वासेट से भी ये खत्म हो चुका है, लेकिन फिर वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम इसे कैसे यूज कर रहे हो? शॉन बेकली धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। वो सोचता है, क्या इतना ज्यादा गैप है इसके और मेरे बीच में? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डीमन को फेस कर रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शॉन बेकली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। फिर वो उस रूम को और अपने बॉडी पे लगे बैंडेज को देख के हैरान हो जाता है कि तभी एमसी बोलता है, तुम्हारे अंदर का जो प्रॉब्लम था
वो अब सही होते जा रहा है और तुम्हारी इंजुरीज भी धीरे धीरे सही हो जाएगी। एमसी को थोड़ा सीरियस देख वो घबरा रहा होता है। फिर एमसी गुस्से में उसकी तरफ देख के बोलता है, वो साउथर्न एज सेट का मार्शल आर्ट 12 स्ट्रोक स्नो फ्लावर स्वॉट टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम सुनकर शॉन बेकली और ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, हाँ सही कहा। ये सुनकर एमसी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है, साउथर्न एज सेट को लगता है कि माउंट वासेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे चाहे वो इसे ओपनली यूज करे तो भी, क्योंकि माउंट वासेट में अभी भी कोई नहीं है जिसे 24 प्लम ब्लॉसम स्वॉट टेक्निक के बारे में पता है। फिर एमसी शॉन बेकली से पूछता है, तुम्हारे सेक्ट में कौन कौन लोग स्वॉट टेक्निक सीखते हैं? तो शॉन बेकली कहता है, सेकंड क्लास के डिसाइपल और उनके ऊपर सारे लोग ये टेक्निक सीखते हैं। फिर एमसी कहता है, इस स्वॉट टेक्निक के बारे में सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और एल्डर को ही पता है? तो शॉन बेकली कहता है, नहीं, ये टेक्निक एल्डर नहीं सीखते। फिर एमसी कहता है, इसका मतलब बस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के डिसाइपल ही इसे सीखते हैं। उसके बाद एमसी सोचता है, लगता है साउथर्न एज सेट के किसी एल्डर ने इसे इन्वेंट किया होगा, इसीलिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के डिसाइपल ही इसे सीखते हैं। जब माउंट वासेट पर डेमन हिल सेक्ट ने अटैक किया था तो उस टाइम पे माउंट वासेट के बहुत लोग मारे गए थे और जो बचे थे वो सिर्फ छोटे चिल्ड्रन थे और लगता है उसी टाइम उन्हें हेल्प मिला होगा दूसरों से। उसी समय साउथर्न एज सेट के बहुत सारे लोग आए होंगे हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो अगर आराम से बैठे रहते जब उनके बगल वाले सेक्ट में अटैक हो रहा होता तो सब लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि उनमें से कितने लोग माउंट वासेट का हेल्प करने के बहाने माउंट वासेट के बहुत सारे मार्शल आर्ट बुक चुरा रहे थे। और शायद से ये भी हो सकता है माउंट वासेट को आग लगाने वाले हेवनली डेवन सेक्ट नहीं बल्कि उनमें से कोई एक होगा जिसने माउंट वासेट में आग लगाया होगा। हम लोगों ने जान पे खेलकर उन लोगों को हेवनली डेवन सेक्ट से बचाया था, लेकिन उन लोगों ने हमें हेल्प करने के बजाय दुश्मनों की तरह ट्रीट किया और ऊपर से उन लोगों में से किसी ने लालच में आकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई माउंट वासेट की टेक्निक को चुरा के उसे नया नाम देकर अपना टेक्निक बनाने की। एमसी आगे शॉन बेकली को कहता है, तुम ये टेक्निक मत सीखो। शॉन बेकली चौंक जाता है और पूछता है, ऐसा क्यों? तो एमसी उसके सिर पे मारते हुए कहता है, मैंने जो कहा वो करो। एमसी आगे सीरियस होकर कहता है, इस टेक्निक को तुम पूरी तरह से सीख नहीं पाओगे। फिर वो सोचता है, क्योंकि ये साउथर्न एज सेक्ट से है तो इसे बहुत मारने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉट टेक्निक के बारे में मुझे पता चला है। उसके बाद एमसी कहता है, साउथर्न एज सेट के जितने भी फंडामेंटल और बेसिक टेक्निक है वो स्लो है, लेकिन उसे बैलेंस मैनर में ट्रेन करना चाहिए। तुम जितना ज्यादा ट्रेन करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। लेकिन 12 मूवमेंट स्नो फ्लावर स्वॉट टेक्निक ऐसी नहीं है, इसे सीखना अभी से छोड़ दो अगर तुम साउथर्न एज सेट के स्वॉट टेक्निक को अच्छी तरह से मास्टर करना चाहते हो तो। एक फ्लैशी मूव जो बहुत सारे स्टेप के साथ हो वो साउथर्न एज सेट के स्वॉट स्टाइल के साथ नहीं चलेगा, समझे? फिर शॉन बेकली एमसी की तरफ बहुत कंफ्यूज होकर देखता है। फिर एमसी अपना सिर पीटते हुए सोचता है, अरे यार, ये साउथर्न एज सेट का डिसाइपल होकर भी ये अपने सेट के स्वॉट स्टाइल के बारे में भी नहीं जानता है। मुझे इसके जैसे लोगों को क्यों सिखाना पड़ता है? और ऊपर से इतने सारे टेक्निकों में से उन्होंने इस टेक्निक को चूज किया है जो कि बहुत ज्यादा फ्लैशी और इसमें बहुत ज्यादा स्टेप है। फिर उसे अचानक एक बात क्लिक करता है और वो सोचता है, क्या इन सब का कारण मैं तो नहीं? मैं हमेशा ही उन सारे साउथर्न एज सेट के बंदे को आराम से पीट देता था। अब देखते हैं एमसी ये सब सोच के घबरा रहा होता है। फिर वो सोचता है, साउथर्न एज सेट को अपने स्वॉट टेक्निक पे बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन उनके बगल सेट से एक बंदा उनको धूल चटा देता था। इससे उनको अपने टेक्निक पे ही डाउट होने लगा। फिर वो अपने सिर पे हाथ रख के सोचता है, अरे यार, अगर मैं साउथर्न एज सेट में भी रहता तो वहां पे मैं सुप्रीम स्वॉर्ड मास्टर बन जाता। साउथर्न एज सेट का मार्शल आर्ट कोई खराब नहीं है, बस उसे अच्छे से कोई सिखाने वाला होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें मैं इसे कैसे बताऊं? वैसे भी ये सब इसने स्टार्ट नहीं किया है। शॉन बेकली अभी भी अपने सेट के स्वॉट स्टाइल के बारे में सोच रहा होता है। फिर एमसी वहां से जाने लगता है तो शॉन बेकली उसे रोकता है। तो एमसी उसे कहता है, मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब भूल जाओ, तुम्हें खुद से ही अपना पाथ चूज करना पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनोगे या तुम अपने एल्डर की बात सुनोगे, ये तुम्हारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम खुद से ही पता करो कि तुम्हें अपने ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। ये सुनकर शॉन बेकली सीरियस हो जाता है और वो अपने दोनों हाथ को जोड़कर एमसी को ग्रीट करते हुए कहता है, तुम्हारे गाइडेंस के लिए थैंक्स। ये सुनकर एमसी मुस्कुराता है और रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं। एमसी को रूम से बाहर जाते ही शॉन बेकली सोचता है, ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं किसी ग्रेट पर्सन से बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी गेट के बाहर खड़ा रहता है और वो सोचता है, अगर ये सब मेरे बस में रहता तो मैं अभी साउथर्न एज सेट में जाता और उन सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता। लेकिन अभी मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ जितना पहले था। मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि सांची ही ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रांग लोग की ही चलती है। फिर एमसी कहता है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया साउथर्न एज सेट वालों। अगले सीन में हम माउंट वासेट को देखते हैं, जहाँ पे गुल अपने दोस्त से कहता है, भाई अभी तक वो वापस नहीं आया। फिर गुल का दोस्त कहता है, मुझे पता है कि उसके पास कोई ना कोई रीजन होगा, इसलिए 7 दिनों से वो अभी तक वापस नहीं आया है। वो इस टाइप का पर्सन नहीं है कि वो किसी भी एक्सीडेंट में फंस जाए। तो गुल कहता है, हाँ, लेकिन वो रीजन ऐसा होना चाहिए जिसे एल्डर समझ सके।
दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि सेट में सबको पता चल गया है कि एमसी 7 दिनों से सेट के बाहर है। अगले सीन में हम देखते हैं यूनयांग, जो कि लीडर है फाइनेंस एंड इकोनॉमी में। वो उनगम पे चिल्ला के कह रहे होते हैं, 7 दिन बीत चुके हैं और किसी भी थर्ड क्लास डिसाइपल की हिम्मत कैसे हुई 7 दिन तक बिना परमिशन के सेट के बाहर जाने का। फिर वो सेक्ट लीडर को कहते हैं, सेट लीडर, ये ऐसी बात नहीं जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो यूनचांग कहता है, ब्रदर तुम थोड़ा काम डाउन हो, शायद से उस बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर यूनयांग कहता है, अगर वो माउंट हुआ सेट के बाहर गया है और उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो तो वो उसकी जिम्मेदारी है, हम उसके लिए क्यों कंसर्न करें? तो यूनचांग सेक्ट लीडर से कहता है, क्या हमें माउंटेन पे उसे सर्च करने के लिए जाना चाहिए? फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, हाँ हम ऐसा भी करेंगे। फिर यूनयांग कहता है, सेक्ट लीडर, आपने उसे बाहर जाने का परमिशन ही क्यों दिया था? फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी इसलिए मुझे उसे बाहर जाने का परमिशन देना पड़ा। तो यूनयांग कहता है, सेक्ट लीडर, आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं बना सकते, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो रूल को हम तोड़ नहीं सकते, ये हमारे फाउंडेशन को और भी हिला के रख देगा। और कब से माउंट वासेट किसी भी बच्चे को इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगा? और ऊपर से वो कोई सेकंड क्लास का डिसाइपल भी नहीं है, वो बस एक थर्ड क्लास का डिसाइपल है जो कि किसी बड़ी फैमिली से भी नहीं है। फैमिली का नाम सुनकर सेक्ट लीडर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, आगे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूनयांग सेक्ट लीडर को इतने गुस्से में देख के सॉरी बोलकर वापस से बैठ जाता है। फिर सेक्ट लीडर थोड़ा शांत होते हैं और सोचते हैं, क्या मैंने उस बच्चे को गलत जज कर लिया था? उसके बाद उनगम कहता है, मैं एक सर्च स्क्वाड बनाकर उसे ढूंढने जाऊंगा कि तभी पीछे से कोई कहता है वो वापस आ गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे क्या होगा वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड के लिए तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।